नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश पर बात करने वाले हैं। ये श्री अरबिंदो ने दिसंबर 1948 में आंध्र विश्वविद्यालय को दिया था। हाँ, और इसका शीर्षक था भाषाई प्रांतों पर, मतलब ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। बिल्कुल, ये वो समय था जब आजाद भारत अपने रास्ते तय कर रहा था और ये बहस सिर्फ नक्शों की नहीं थी, ये तो भारत की पहचान से जुड़ी थी। सही कहा। ये सवाल था कि भारत की जो सदियों पुरानी पहचान है, विविधता में एकता, उसे नए राष्ट्र में कैसे जिया जाए। ये सिर्फ प्रशासन का मामला नहीं था, ये भारत के स्वभाव को समझने की बात थी। अच्छा, तो ये संदेश कैसे आया, इसकी भी एक कहानी है। हाँ, जून 1948 में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर C.R. रेड्डी। उन्होंने श्री अरबिंदो से संपर्क साधा था। हाँ, पहले तो एक पुरस्कार स्वीकार करने के लिए कहा, फिर उन्होंने दीक्षांत समारोह के लिए एक संदेश मांगा। और श्री अरबिंदो का जवाब भी दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि वो संदेश तभी देते हैं जब उन्हें कोई आंतरिक प्रेरणा महसूस होती है, पर उन्हें लगा कि इस बार ये प्रेरणा आएगी, और आई भी। 5 दिसंबर 1948 को उन्होंने संदेश भेज दिया, जो फिर 11 दिसंबर को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पढ़ा गया। उस समय आंध्र में भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग जोरों पर थी। तो ये संदेश बिल्कुल सही समय पर आया। इसमें सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है ब्रिटिश राज में बने प्रांतों की सीधी आलोचना। बिल्कुल, श्री अरबिंदो ने उन्हें साफ साफ आर्टिफिशियल कहा, मतलब एकदम बनावटी। बनावटी किस तरह से? उनका तर्क था कि ये प्रांत तो बस अंग्रेजी हुकूमत की प्रशासनिक सहूलियत के लिए थे। भारत के जो स्वाभाविक भाषाई और सांस्कृतिक विभाजन थे, जिन्हें उन्होंने नेचुरल डिविजन्स कहा, उनको तो अनदेखा ही कर दिया गया था। उन्होंने रेखांकित किया कि भारत हमेशा से ही अलग अलग संस्कृतियों, आप कह सकती हैं उपराष्ट्रों का घर रहा है। अ congeries of diverse peoples, developing different brands or forms of civilization and culture. इन सब की अपनी खास पहचान थी, पर ये सब एक बड़ी भारतीय सभ्यता का हिस्सा भी थे। जनरल इंडियन टाइप ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो उनके हिसाब से भाषा के आधार पर प्रांत बनाना ये भारत की प्रकृति के ज्यादा करीब था। हाँ बिल्कुल, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है इस बारे में। India's national life will then be founded on her natural strengths and the principle of unity in diversity, which has always been normal to her. The many in the one would place her on the sure foundation of her स्वभाव and स्वधर्मा। मतलब राष्ट्र का जीवन उसकी स्वाभाविक शक्तियों और विविधता में एकता पर आधारित होना चाहिए, अनेक में एक। यही उसे उसके स्वभाव और स्वधर्म की नींव पर खड़ा करेगा। ये स्वभाव और स्वधर्म क्या है, थोड़ा और समझाएंगी? स्वभाव मतलब राष्ट्र की अपनी मौलिक प्रकृति, उसका असली चरित्र, और स्वधर्म मतलब उस प्रकृति के अनुसार जीने का, विकास करने का सही तरीका। तो उनका मानना था कि इन स्वाभाविक उपराष्ट्रों, इन भाषाई सांस्कृतिक इकाइयों को अपनी पहचान और विकास का अवसर देना जरूरी है। इससे एकता कमजोर नहीं होगी। ये डर तो था शायद उस समय। श्री अरबिंदो ने तो उल्टी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एकता को ज्यादा खतरा तब होगा जब इन स्वाभाविक इकाइयों की आवाज दबाई जाएगी, ना कि तब जब उनकी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। Would be more endangered by refusing to allow the natural play of life of the sub-nations than by satisfying their legitimate aspirations. जबरदस्ती की एकरूपता, rigorous unification, ये भारत के लिए ठीक नहीं है। ये तो बहुत गहरी बात है, और संदेश में सिर्फ प्रांतों की बात नहीं थी, आंध्र विश्वविद्यालय का भी जिक्र था। हाँ, उन्होंने विश्वविद्यालय की भूमिका पर खास जोर दिया। ये सिर्फ एक और यूनिवर्सिटी नहीं थी। उनके शब्दों में ये क्रिएटेड बाय अ पेट्रियोटिक आंध्रा इनिशिएटिव, सर्विंग कॉन्शियसली द लाइफ ऑफ अ रीजनल पीपल थी। मतलब इसे आंध्रा के लोगों की देशभक्ति ने बनाया था और ये उस क्षेत्र के जीवन की सेवा के लिए थी। बिल्कुल, इसका मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं था, बल्कि युवाओं में संस्कृति और चरित्र का विकास करना था, ग्रोथ इन कल्चर एंड कैरेक्टर, और उन्हें आंध्रा के लिए, भारत के लिए, और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए सक्षम नेता बनाना था। और ये भविष्य के भारत के लिए कितना जरूरी था। भारत दुनिया में अपनी जगह बना रहा था, लेकिन एक चुनौती भी थी। हाँ, और वो चुनौती थी अपनी आध्यात्मिक विरासत को सहेजने की। श्री अरबिंदो ने आगाह किया कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत भौतिक तरक्की और ताकत हासिल करने की दौड़ में अपनी आत्मा ही खो दे, अपना स्वधर्म ही भूल जाए। उनका वो कथन बहुत सोचने पर मजबूर करता है।
if India were to throw away her spiritual heritage at the very moment when in the rest of the world there is more and more a turning towards her for spiritual help and a saving light? कितनी बड़ी विडंबना होगी कि जब दुनिया आध्यात्मिक रोशनी के लिए भारत की ओर देख रही हो, तब भारत खुद ही अपने इस विरासत से मुंह मोड़ ले। और ये बात तो आज भी उतनी प्रासंगिक लगती है ना? बिल्कुल, आज भी ये चेतावनी बहुत मायने रखती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, श्री अरबिंदो का ये संदेश सिर्फ प्रशासनिक बंटवारे का नहीं था। ये तो भारत की सच्ची पहचान को समझने, उसकी विविधता का सम्मान करने और उसकी आध्यात्मिक जड़ों को मजबूत रखने का एक आह्वान था। हाँ, ये एक तरह का रोड मैप था कि भारत अपनी असली ताकत, अपनी विविधता, अपने इतिहास, अपनी आध्यात्मिकता पर चलकर ही एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बन सकता है। एक ऐसा राष्ट्र जो दुनिया में अपनी खास जगह बनाए। श्री अरबिंदो के ये शब्द हमें आज भी सोचने को कहते हैं। हमें गहरी आत्म जागरूकता चाहिए, सोच समझकर कदम उठाने होंगे और राष्ट्र की जो सच्ची नियति है उसके प्रति समर्पित होना होगा। एक ऐसी नियति जिसमें एकता भी हो, विविधता भी और आध्यात्मिक महानता भी। और ये हमें याद दिलाता है कि भारत का भविष्य उसकी अपनी प्राकृतिक शक्तियों को अपनाने में है, उसकी विविधता, उसका इतिहास, उसकी आध्यात्मिक गहराई। भाषाई प्रांतों का गठन सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, ये तो उस संयुक्त भारत की नींव है जो अनेक में एक यानी मेनी इन द वन का सम्मान करता है। धन्यवाद। जय भारत माता, जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां।